तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th के यूपी बोर्ड का जो पहला टॉपिक है वो लेकर आई हूँ। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम रसायन विज्ञान को जानेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, इसका परिचय देखेंगे, इसका महत्व देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे, इसकी शाखाएं देखेंगे। इसके अलावा हम इससे संबंधित कुछ अन्य मुख्य चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, रसायन विज्ञान में हम किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है, पदार्थ के गुण क्या हैं, पदार्थ की संरचना कैसी होती है, इसके अलावा पदार्थों में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, और हमारे दैनिक जीवन में पदार्थ का क्या महत्व है। रसायन विज्ञान, इसके अलावा हम अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, प्लास्टिक, भोजन, दवाइयां, कपड़े, धातुएं, इन सब का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण, इन सब से संबंधित होता है। इसलिए इन सब में कहीं ना कहीं सबके साथ रसायन विज्ञान जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे केंद्रीय विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का महत्व क्या है? रसायन विज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में आज हमारे लिए उपयोगी हो गई है। चाहे दवाइयां बनाने में हमें रसायन विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, खाद उर्वरक बनाने में, साबुन, डिटर्जेंट और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रकार के जो ईंधन होते हैं उनका उत्पादन कैसे होता है, ये भी हम रसायन विज्ञान में सीखते हैं। प्लास्टिक और आजकल जो विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रेशे बनाए गए हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के आकर्षक और टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं, वो भी हम रसायन विज्ञान में देखते हैं। कृषि उत्पादन में हम कैसे बढ़ोतरी करेंगे, उसमें हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वो भी हमें रसायन विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। और पर्यावरण का संरक्षण कैसे करेंगे, जल का शुद्धिकरण कैसे करेंगे, ये भी हम रसायन विज्ञान के द्वारा ही हम इसको सीखते हैं, समझते हैं। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास और इसका विस्तार क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, रसायन विज्ञान का जो विकास है वो प्राचीन काल में ही हो गया था। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद के समय में कुछ विज्ञान की चीजें थी रसायन विज्ञान की, जैसे धातुएं, औषधियां, अग्नि और विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। कुछ प्राचीन कालीन भारतीय वैज्ञानिक जैसे कणाद, सुश्रुत, चरक, नागार्जुन, इन्होंने रसायन विज्ञान के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। इसके बाद कणाद ने बताया कि परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सुश्रुत और चरक ने औषधि और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद 350 से 1500 ईस्वी के बीच एल्केमी आए। एल्केमिस्ट जो होते थे, इनका उद्देश्य दो चीजों की खोज करना था। पहला, पारस पत्थर की खोज करना, जिससे धातुओं को सोने में परिवर्तित किया जाए। दूसरा, अमृत की खोज करना, जिसे पीकर मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहे।
चूंकि एल्केमिस्ट अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, ना ही वो पारस पत्थर की खोज कर पाए और ना ही अमृत की खोज कर पाए, लेकिन उन्होंने जो नए नए प्रयोग किए थे, इन प्रयोगों से रसायन विज्ञान के विकास को एक नई दिशा मिली। इसके बाद आया आधुनिक रसायन विज्ञान। आधुनिक रसायन विज्ञान में कई वैज्ञानिकों ने अपने नियम और सिद्धांत प्रस्तुत किए। बॉयल ने तत्व की आधुनिक परिभाषा प्रस्तुत की। लेवॉइजिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रस्तुत किया। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो परमाणु संरचना का कैसी होती है ये स्पष्ट हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही रसायन विज्ञान के विकास में कुछ न कुछ कार्य हो रहा था और लगातार इन्हीं कार्यों की वजह से आज जो हमारा आधुनिक रसायन विज्ञान है वो विकसित अवस्था में है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, रसायन चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में हम धातुओं, अधातुओं और इनके यौगिकों का जो गुण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, इसमें हम कार्बन और कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं उनके विषय में अध्ययन करते हैं। तीसरा है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके नियम क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन करते हैं। चौथा है विश्लेषणात्मक रसायन। इसमें हम पदार्थों की पहचान और उसकी मात्रा का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है जैव रसायन। जैव रसायन में हम विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, डीएनए का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, इन सब का अध्ययन करते हैं। फिर है हम उद्योग में, मतलब उद्योगों में जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं उनसे संबंधित नियम और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे सीमेंट है, दवाइयां हैं और विभिन्न प्रकार की चीजें कैसे बनाएंगे। कृषि रसायन में कृषि के क्षेत्र में जिन रसायनों का प्रयोग हम करते हैं उनके विषय में अध्ययन करते हैं, जैसे खाद, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक जो दवाएं होती हैं उनके विषय में अध्ययन करते हैं। औषधीय रसायन में हम दवाओं के विषय में अध्ययन करते हैं कि दवाएं क्या हैं, वो किस रासायनिक संयोजन से बनाई जाएंगी और उसके लिए किस नियम और सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा। देखेंगे कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं, रसायन विज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ब्रश, टूथपेस्ट, नहाने के लिए साबुन, बाल्टी और कई प्रकार के भोज्य पदार्थ, गैस, चूल्हा, सिलेंडर में भरी एलपीजी गैस, बर्तन और कपड़े, जूते, हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, ये आवश्यकताएं पूरी होने के लिए जो हमें चीजों की जरूरत होती है वो हमें रसायन विज्ञान के द्वारा ही मिली हुई है। इसी की सिद्धांत और नियमों के आधार पर विभिन्न प्रकार की खोजें हुई और इन्हीं चीजों का हम अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और कृषि के क्षेत्र में उन्नतशील प्रकार के बीज, सिंचाई के यंत्र, विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें और कृषि में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की नई तकनीकें रसायन विज्ञान की देन है। उद्योग में वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनाने में, खाद बनाने में, उर्वरक बनाने में, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो बड़े पैमाने पर हम चीजें बनाते हैं
उद्योगों में बनाई जाती हैं वो भी रसायन विज्ञान की ही देन है। अब हम देखेंगे द्रव की कणिक प्रकृति क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं द्रव्य जो होता है, द्रव्य या पदार्थ जिसे हम मैटर भी कहते हैं, वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य क्या है? लकड़ी है, लोहा है, प्लास्टिक है, वायु है, जल है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ये सब पदार्थ होती हैं। अब हम देखेंगे कि पदार्थ की कणिक प्रकृति क्या होती है। आज से लगभग बहुत साल पहले प्राचीन वैज्ञानिकों में महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के मत आए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। विभिन्न प्रकार की खोजों से जो कि प्राचीन काल से हुई, इनसे हमें पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ के में कण पाए जाने की प्रकृति का हमें जानकारी प्राप्त होती है। हम देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को हम पहले देखेंगे। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इनके लक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो ठोस होते हैं, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच पाया जाने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इसके कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते और एक ही जगह पर बंधे होते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पीतल, एल्युमिनियम, ऐसी चीजें। द्रव में पदार्थ के जो कण हो, द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो कुछ दूर दूर होते हैं। इनके बीच अंतर आणविक स्थान भी कुछ ज्यादा होता है और अंतर आणविक लगने वाला बल भी कुछ कम होता है, इसलिए कुछ सीमाओं तक इनमें स्वतंत्र रूप से गति होती रहती है। इसलिए द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता क्योंकि यहाँ आकर्षण बल कम हो जाता है। द्रव के कण में कुछ स्वतंत्र गति होने लगती है, इसलिए हम जिस बर्तन में लेते हैं ये उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव का उदाहरण है जैसे जल, तेल, पारा और गैस। गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच अंतराणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है और ये स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। ये आपस में टकराते हैं, ये बर्तन की दीवार से टकराते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर जो ये टकराने की वजह से ये एक दाब उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इनका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। इनमें भी बहाव का गुण होता है, तुरंत ही जितनी जगह पाते हैं वहां फैल जाते हैं। गैस का उदाहरण है जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक वर्गीकरण। अब हम देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ देखेंगे। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है। देखेंगे तत्व को हम एलिमेंट भी कहते हैं। तत्व पदार्थ की वह शुद्ध पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसको हम पुनः अपघटित नहीं कर सकते। यह स्वतंत्र इकाई होती है। रासायनिक और भौतिक विधियों के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। अब तक 110 तत्वों की खोज हो चुकी है जिसमें से 92 तत्व हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं,
जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। बाकी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, इनको कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जाता है। तत्व को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धातु, मेटल्स, अधातु, नॉन मेटल्स और उपधातु, मेटेलॉइड्स। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं ऊष्मा की, वे सभी तत्व धातु कहलाते हैं जो ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी जिसमें से ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो सकता है। और इसमें तन्यता, आघात वर्धनीयता, कठोरता, चमक के गुण पाए जाते हैं। जैसे कुछ धातुएं हैं, लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं वो होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, यानी इसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। इसके अलावा ये भंगुर होती हैं, अगर हम इनको पीटे तो ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती हैं। आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण इसमें नहीं होता, ना ही इसमें कठोरता होती है, ना ही इसमें चमक होती है। उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ये सब अधातुएं हैं। उपधातुएं क्या होती हैं? जिसमें कुछ धातुओं के और कुछ अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब उपधातु के उदाहरण हैं। अगला है यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, ये जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, तब हमें यौगिक मिलता है। जैसे NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में जब नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु से संयोग करता है तो हमें अमोनिया NH3 का निर्माण होता है। ये रासायनिक संयोग जो होता है, इसमें जो भी एलिमेंट्स तत्व अर्थात परमाणु भाग लेते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इनको रासायनिक विधियों के द्वारा इनके अवयवी तत्वों में अपघटित भी कर सकते हैं। जैसे अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित भी किया जा सकता है। अगला है कि जैसे हम एक उदाहरण लेंगे H2O, H2SO4, HCl, HNO3, NaCl, Na2SO4, ये सब यौगिक हैं। सब यौगिक के उदाहरण है एक या एक से अधिक प्रकार के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से इनका निर्माण होता है। एक हम उदाहरण देखेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम और क्लोरीन से के एक अनुपात में संयोग करने से बनता है। तो एक इसका विशिष्ट गुण ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो अवयवी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। जैसे सोडियम बहुत क्रियाशील होती है, जल से क्रिया कर लेती है, जल में तुरंत जल क्रिया कर लेती है, जल से वायु से क्रिया कर लेती है। क्लोरीन विषैली होती है, लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl का फॉर्मेशन करते हैं तो ना तो इसकी जल से क्रिया होती है, ना ही ये विषैली होती, इसके गुण चेंज हो जाते हैं। तो यानी जो भी यौगिक होता है कंपाउंड, वो अवयवी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। अब हम देखेंगे मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण और यौगिक में क्या डिफरेंस होता है कि यौगिक में भी 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग करके बने होते हैं और मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में तत्वों का संयोजन होता है और मिश्रण में किसी भी अनुपात में जब तत्व आपस में संयोग करते हैं तो मिश्रण बनता है। इसमें मिश्रण में जो अवयवी तत्व होते हैं उसके गुण प्रदर्शित होते हैं
और मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ये तीनों इस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी, गैस अवस्था में भी। ठोस अवस्था में जैसे मिश्र धातुएं, स्टेनलेस स्टील, ये सब धातुएं आपस में पूर्ण रूप से समान रूप से मिक्स हो जाते हैं। इसके जो परमाणु होते हैं, कण होते हैं, वो हमें नग्न आंखों से, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते। द्रव अवस्था में जैसे चीनी, शक्कर और जल का विलयन, जब हम पानी में 2 चम्मच शक्कर मिला के उसे घोलते हैं तो शक्कर पानी में अदृश्य हो जाती है, और जो भी हमें विलयन मिलता है वो समांगी विलयन होता है, समांगी मिश्रण होता है। इसमें शक्कर के कण पानी में समान रूप से वितरित हो जाते हैं और हमें नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई नहीं देते। गैसीय अवस्था का उदाहरण है वायु। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, विभिन्न प्रकार की मेथेन, एथेन, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, समान रूप से वितरित होती हैं। और ये क्या होता है, मिश्रण का गुण होता है कि जो जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बना होता है उसके गुणों को ये प्रदर्शित करता है। अगला है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिले होते हैं, समान रूप से वितरित ना हो, अलग अलग दिखाई दें और जिन्हें हम आसानी से अपनी आंखों के द्वारा देख सकें, वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे बालू और लोहे के छीलन को आपस में मिला दें का मिश्रण, इसमें हमें बालू और लोहे के कण अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कंक्रीट, सीमेंट, बालू प्लस जल का मिश्रण, ये भी विषमांगी मिश्रण है। और बालू, लोहे के कण, लोहे के छीलन, ये भी विषमांगी मिश्रण है। और जैसे चावल में कंकड़ मिक्स हो, चावल में कंकड़ मिक्स हो, ये भी विषमांगी मिश्रण है। और पानी में जैसे बालू डाल दी जाए तो वो पानी में घुलेगी नहीं, अलग नीचे बैठ जाएगी, पानी अलग रहेगा, बालू अलग रहेगी, ये भी विषमांगी मिश्रण है।